हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पहुंच चुके हैं भाई यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 8 पर। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। ठीक है ना। तो समझना भाई विद्युत ऋणता क्या होती है। देखो, पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो विद्युत ऋणता है ना, वो किसी मतलब बंध में जो जुड़े हुए दो परमाणु है उसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी किसी एकल परमाणु का गुणधर्म नहीं है, बंधित परमाणुओं का गुणधर्म है। समझ गए मेरी बात को। तो यहां पर अगर जो हम डेफिनेशन दें अगर हम इसकी, तो क्या लिखेंगे हम कि किसी यौगिक में परमाणु के बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस तत्व की क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। यानी एक परमाणु है, वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो उसकी क्षमता है, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कहूं कि आपके पास HCl है भाई। ठीक है ना, क्या है, HCl है। तो आपको मैं अभी बता देता हूं, वैसे मैं आगे भी बताऊंगा कि यहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा अपनी ओर, क्लोरीन खींचेगा। ठीक है ना। तो क्लोरीन खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर ऋणावेश आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और क्लोरीन पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, और ये बंध आपका कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर क्लोरीन ने बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप कहोगे कि यहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो विद्युत ऋणता को पहली बात प्रदर्शित किससे करते हैं, तो अपन शॉर्ट में तो वैसे En लिख देते हैं। En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इसका अगर प्रतीक आपसे कोई पूछ ले तो इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड है जो X जैसा आपको दिखता है ना, ये X जैसा, इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, काय बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये बात कई बार पूछी गई है कि उस इकाई का या उस गुणधर्म का नाम बताओ जिसकी कोई इकाई नहीं होती, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती। जैसे आपने आयनन एंथैल्पी को किलो जूल पर मोल, इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता को, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आपने यूनिट दी, उस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी इकाई नहीं होती। और दूसरी बात क्या लिखी है हमने यहां पे कि जो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है भाई, शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य। अच्छा, ऐसा क्यों बोला हमने, सोचो भाई, ऐसा क्यों बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अक्रिय गैस के रेस्पेक्ट में कैसी होती है, जीरो होती है। ठीक है ना। देखो ऐसा इस वजह से बोला क्योंकि पता है अक्रिय गैस में आपको पता है कैसा विन्यास होता है, स्थायी विन्यास होता है। ठीक है ना, NS2NP6। अगर मैं किसी भी अक्रिय गैस की बात करूं हीलियम को छोड़कर, तो उसका विन्यास क्या होता है, NH2NP6 होता है, पूर्ण पूरित विन्यास है, स्थायी विन्यास है। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित ही नहीं करेगा। अरे भाई, किसी चीज को जरूरत हो तब तो आकर्षित करें, हमें चाहिए ही नहीं तो हमारा उस चीज के प्रति आकर्षण नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को। तो कहने का मतलब अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करती है, इस वजह से इसकी विद्युत ऋणता कैसी होती है, शून्य होती है। बात आ गई समझ में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के लिए, विद्युत ऋणता को मापने के लिए कुछ स्केल आए, कुछ मापक्रम आए, कुछ पैमाने आए। ठीक है ना, अलग अलग मापक्रम आए जिनकी हम बात करेंगे। और सबसे पहला जो पैमाना निकल के आया वो कौन सा था, पॉलिंग मापक्रम। ठीक है, कौन सा था, पॉलिंग। और आपको यह भी मैं बता दूं कि सर्वाधिक अगर उपयोग किया जाता है तो किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, पॉलिंग पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसका यूज करते हो, तो आप बोलोगे पॉलिंग पैमाने का। मैंने आपके लिए यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। पहले दो तत्व है आपके, मान के चलो कोई ए और बी आपस में बंध बना रहे हैं, तो हमको इसकी क्या करनी है, चेक करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी की विद्युत ऋणता का अंतर, एक्स से या काय से हम किसको दिखा रहे हैं, विद्युत ऋणता को। ठीक है ना, बराबर होता है किसके, 0.208
अंडर रूट डेल्टा ई। अब ये डेल्टा ई क्या है भाई, आधिक्य बंध ऊर्जा है। डेल्टा ई क्या है, आधिक्य बंध ऊर्जा। और इसको निकालने का भी फॉर्मूला है कि डेल्टा ई बराबर ई ए बी, ए बी के बीच की जो बंध ऊर्जा है, माइनस ई ए ए और ई बी बी के बीच की जो बंध ऊर्जा है उसका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। ठीक है ना। तो ये डेल्टा ई का फॉर्मूला है। डेल्टा ई का मान हम कहां रखेंगे, इधर रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। समझ गए मेरी बात को। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको जो बंध ऊर्जा है वो किस में दे रखी हो भाई, किलो कैलोरी मोल इनवर्स में दे रखी हो। जब आपको जो आधिक्य बंध ऊर्जा है वो किस में मिले, किलो जूल या सॉरी किलो कैलोरी पर मोल में मिले, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर ऊर्जा के मान आपको किलो जूल पर मोल में मिले तो किलो जूल पर मोल में मिलने पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना, एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर 0.088 अंडर रूट डेल्टा ई। याद रख लोगे दोनों फॉर्मूलों को। अगली बात करते हैं भाई मूल्यांकन पैमाने की, मूल्यांकन मापक्रम की। ठीक है ना। तो देखो पहले जहां भी मैंने एम लिख रखा है ना, वहां समझ जाओ कि किसकी बात कर रहे हैं हम, मूल्यांकन की। ठीक है। और जहां हमने पी लिख रखा है वहां समझ जाओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पॉलिंग स्केल की बात कर रहे हैं, पॉलिंग साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। अब आपसे कई बार है ना रिलेशन पूछ लेता है, ये यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि पॉलिंग तथा मूल्यांकन मापक्रम में संबंध बताओ। तो संबंध क्या है, एक्स पॉलिंग बराबर एक्स मूल्यांकन अपॉन 2.8। यानी जो मूल्यांकन पैमाना है वो पॉलिंग पैमाने से कितने गुना अधिक होता है, 2.8 गुना अधिक होता है। 2.8 का गुणा कर दें हम यहां एक्स पॉलिंग से, तो आपको पता है कि जो मूल्यांकन पैमाना है वो पॉलिंग पैमाने से कितना गुना अधिक हो जाएगा, 2.8 गुना अधिक हो जाएगा। कर्ण गुणा करेंगे ना हम इधर से इधर। ठीक है। तो अब देखो एक्स पॉलिंग बराबर क्या होगा, एक्स पॉलिंग बराबर होगा एक्स मूल्यांकन बटे 2.8, और एक्स मूल्यांकन का मान हमारे पास ये रहा, यानी इस मान को उठा के हम यहां रख दें तो आपको पता है नीचे 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 2.8 से हो जाएगा, और 2 का गुणा 2.8 से कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5.6 जाएगा। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले किसमें है भाई, इलेक्ट्रोवोल्ट में। ठीक है ना, एक्स मूल्यांकन और एक्स पॉलिंग का। ठीक है। अगर आपको जो आयनन ऊर्जा है, आईई क्या है आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हिंदी में आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या आप इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कह सकते हो। ठीक है ना। अगर ये मान आपको किस में मिले, किलो जूल मोल इनवर्स में मिले, तो अगर ये मान आपको किलो जूल मोल इनवर्स में मिले तो फॉर्मूला बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोवोल्ट पर मोल बराबर कितना होता है, 96.48 किलो जूल पर मोल। तो अगर किलो जूल पर मोल में आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप किससे गुणा कर दोगे, 96.48 से। तो आपने गुणा किया, ऊपर वाले मूल्यांकन में 2 का गुणा किया 96.48 से, जो आएगा वो यहां लिख देना, 193 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है ना। और अगर आपको नीचे वाला पॉलिंग वाला चेंज करना है तो 5.6 का गुणा करोगे किससे, 96.48 से, और ये लगभग आपका किसके बराबर आएगा, 540 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमने मूल्यांकन और पॉलिंग पैमाने निकाल लिए, ये हमने किसमें, किलो जूल पर मोल में, और ये दोनों फॉर्मूले हमने निकाल लिए किसके अंदर, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहां से मस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि पॉलिंग और मूल्यांकन पैमाने में क्या बताओ, संबंध बताओ। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना। सारी बातें मैंने आपके लिए लिख दी है भाई, फटाफट इस चीज को पहले आप एक बार लिख लो। कुछ पैमाने और हैं, उनको भी मैं आपको बारी बारी से बताता चलता हूं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आगे की। ठीक है ना। कुछ पैमाने और हैं, उनको भी मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या संबंध है, या इसको मैं कहूं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। देखो उनको भी देखना भाई। ठीक है। मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपके लिए बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि मुझे बताओ कि भाई किसकी इकाई नहीं है, कौन से गुणधर्म की इकाई नहीं है। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता की इकाई नहीं है। ठीक है ना। जबकि हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें, चाहे हम आयनन ऊर्जा की बात करें, दोनों के लिए क्या होती है भाई, कोई ना कोई यूनिट होती है। ठीक है। जैसे किलो जूल पर मोल हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती। दूसरी बात कि यहां पर संबंध पूछेगा पॉलिंग और किसमें, मूल्यांकन में, तो बता दोगे एक्स पॉलिंग बराबर एक्स मूल्यांकन बटे 2.8। अब कुछ आपके लिए पैमाने मापक्रम और हैं, उनको भी मैं यहां पर लिख देता हूं भाई। ठीक है। उनको भी देखना। अगला देखना भाई, अगला है आपका आलरेड रोशो मापक्रम। ठीक है।
डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पूछे जाएंगे आपसे, तो सीधा सीधा याद रखना, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी En की वैल्यू बताऊं तो इसके लिए क्या लिखोगे, 744.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं R की बात करूं तो R यहां पर क्या है, R यहां पर है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। R बराबर क्या है, कोवेलेंट रेडियस सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। और Z इफेक्टिव तो आपको पता ही है, Z इफेक्टिव क्या है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को लिखो। फिर एक फॉर्मूला आपका लास्ट में यहां पर और बचता है, सैंडरसन मापक्रम, ठीक है। और सैंडरसन मापक्रम क्या है इसका भी देखो, स्टेबिलिटी रेशियो बराबर D अपॉन dt। SR बराबर क्या है, स्टेबिलिटी रेशियो, स्थायित्व अनुपात, स्थायित्व अनुपात। और आपसे कोई पूछ ले D क्या है, D है आपका परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले यहां पर dt क्या है, dt है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक बराबर हो, इलेक्ट्रॉन बराबर हो उसमें, सम इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले के अलावा एक चीज और पूछ सकता है कि भाई बताओ पॉलिंग और सैंडरसन मापक्रम के बीच में क्या संबंध है, तो उसको भी आप देख लो, ठीक है। क्या लिखोगे, पॉलिंग व सैंडरसन मापक्रम में संबंध, ठीक है ना। यह भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देखना भाई, इसको भी देखो, अलग मार्कर ले लेते हैं। अंडर रूट एक्स पॉलिंग बराबर 0.2 स्टेबिलिटी रेशियो प्लस 0.77, ठीक है ना। ये संबंध होता है आपका सैंडरसन और पॉलिंग के बीच में, ठीक है। तो सारे मैंने आपको मापक्रम के जितने भी रिलेशन है वो सारे बता दिए। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में आप टिक कर सकते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा 11वीं क्लास में, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इनको लिखो। और क्वेश्चन आपको बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक से, ठीक है। तो चलो हम उसकी हेडिंग लगाते हैं। तो अब आपकी हेडिंग होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। देखना भाई, इसको भी देखो, हेडिंग लगाओगे साथ में कॉपी में मारकर आ जाओ भाई, तुम क्यों गिर रहे हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखना भाई, अब अगर आपको मैं बताऊं तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था भाई, कि जो आपका नाभिक है वो क्या करता है, बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। यही तो पढ़ा था कि जो बंधित में दो परमाणु जुड़े हुए हैं उसमें से एक क्या है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। उसी को आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था। तो पहला तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z इफेक्टिव के। यानी जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो उतनी ज्यादा आपकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। इसी वजह से जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर Z इफेक्टिव घटता है। बोलो घटता है या नहीं। और Z इफेक्टिव घटेगा तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणता भी कैसी होगी, घटेगी, क्योंकि En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z इफेक्टिव के। याद रहे मैं एक सामान्यतः वर्ड का यूज कर रहा हूं, कई जगह ऐसी भी आएंगी जहां पर आपको घटने की जगह बढ़ जाएगी, पहले घटा फिर आपका बढ़ गया, ठीक है ना। ऐसी भी जगह आएंगी, वो आएगा वर्ग 13 में। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम तक घटेगी, लेकिन जैसे ही गैलियम आएगा गैलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है वो भी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो, और अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो Z इफेक्टिव के बढ़ने के साथ साथ आपका जो En है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और हमें पता है कि इधर जाएंगे तो लास्ट में कौन आता है, वर्ग 18। और सर ने पहले ही बता दिया कि वर्ग जो 18 है, जो अक्रिय गैस है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0 होती है।
तो बचा कौन? अब बचा आपका वर्ग 17। तो वर्ग 17 बचा है तो हम उसको लिख लेंगे कि वर्ग 17 जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और 17 में भी जो ऊपर ऊपर है उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले तो एक बात आप याद रखोगे कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ठीक है, फ्लोरीन की होती है। ठीक है ना, एक ये चीज को आप याद रखोगे। और एक ट्रिक और बताता हूं आपके लिए, फोन FON, यहां पर आपको विद्युत ऋणता को अगर मैं बताऊं तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। ठीक है ना, 0.5 का अंतर है। तो आप इस वर्ड को, एक फोन वर्ड को भी आप याद रखोगे। दूसरा फैक्टर देखो भाई, दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि विद्युत ऋणता आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? आकार के। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता घटेगी, क्योंकि हमें पता है आकार बढ़ता है तो Z इफेक्टिव घटता है। अरे भाई ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है ना, और आकार बढ़ेगा तो परमाणु प्रभावी नाभ की आवेश आपका घटेगा, और प्रभावी नाभ की आवेश घटेगा तो विद्युत ऋणता के मान भी घटेंगे। यानी आप कह सकते हो कि यहां पर साइज बढ़ने पर, परमाणु का आकार बढ़ने पर आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटेगी। ठीक है ना, आप चाहो तो एक क्रम भी लिख सकते हो। कौन सा लिख सकते हो? ली ना करे रब से। ठीक है ना, अब आपको पता है सीजियम का आकार सबसे ज्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होगी, लिथियम की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी यहां पे। ठीक है ना, इसी तरह और लिख सकते हो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, तो आयोडीन का आकार सबसे ज्यादा है, इसके लिए विद्युत ऋणता सबसे कम होगी। और हमें पता है कि जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीकरण अवस्था के, ऑक्सीकरण अवस्था के। और अगर मैं आपको बताऊं तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वो समझ लो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी विद्युत ऋणता ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अरे भाई जितना पॉजिटिव बढ़ेगा उतना Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और जितना Z इफेक्टिव बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बोलूं एक मैग्नीज +2 है, एक मैग्नीज +4 है और एक मैग्नीज +7 है। बताओ भाई सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी? तो आप बोलोगे कि यहां पर 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये तो 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो फटाफट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने बैठा है। यानी विद्युत ऋणता के मान सर्वाधिक किसके होंगे? जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज, या मैं कहूं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा है। बोलो बात आ गई समझ में? तो ये फॉर्मूला भी हम समझ गए तीसरे नंबर का, कि जो En है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी तरफ से इसको आप स्पेशली याद रखोगे कि En जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंट एस कैरेक्टर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? परसेंट एस कैरेक्टर के। अब परसेंट एस कैरेक्टर से मतलब क्या है देखो समझना, परसेंट एस कैरेक्टर से मतलब है यहां पर थोड़ा सा आपको संकरण का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, संकरण की बात करूं तो देखो 3 टाइप के संकरण की मैं बात करूंगा, sp, sp2, sp3। ठीक है, तो अगर मैं यहां परसेंट एस कैरेक्टर देखूं, परसेंट एस कैरेक्टर देखूं तो यहां पर 50% तो p होगा, 50% s होगा, यही होगा। और यहां पर 3 है तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 33.33% एस कैरेक्टर होगा। यहां एक एस और p कितने हैं? 4, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 25%, यानी यहां पर एस कैरेक्टर कितना होगा? 25% होगा। और हमें पता है नाभिक के सर्वाधिक पास में कौन सा कक्षक होता है? एस होता है। तो जो नाभिक के पास में होगा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और जिस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। समझ गए मेरी बात को? तो जितना परसेंट एस लक्षण होगा इसका मतलब वो नाभिक के पास है, नाभिक के पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो वहां पर विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। यानी आप कहोगे कि sp की विद्युत ऋणता ज्यादा, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम। और आपको पता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इस तरीके से तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp क्या होता है? संकरण। ठीक है ना, और अगर कार्बन के पास इस तरीके से एक डबल बॉन्ड हो तो कौन सा? sp2। और अगर कार्बन के सारे बॉन्ड इस तरीके से सिंगल हो तो कौन सा? sp3। यानी sp3 वाले कार्बन पर विद्युत ऋणता सबसे कम और sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे
ज्यादा होगी। इस एग्जाम्पल को मेरी तरफ से आप इंपोर्टेंट लगा के रखना, ठीक है। सारी बातें आपको लिख रखी हैं भाई, फटाफट इन चीजों को लिख लो एक बार, ठीक है। अब चाहो तो इधर हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एल्काइन हो गया, ठीक है ना, ये एल्कीन हो गई आपकी, और ये आपका एल्केन हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है नहीं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी चलो मैं आपको लिखा देता हूं, कुछ एग्जाम्पल भी लिखा देता हूं आपको। ये 2 एग्जाम्पल तो लिख रखे हैं, और देखना भाई, ठीक है। देखो ये तो हमने वर्ग के लिख लिए है ना, अब आवर्त के भी लिख लेते हैं बाएं से दाएं जाने पर। लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये हो गया आपका आवर्त। और आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है पूरी आवर्त सारणी में? फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी लिथियम की। वैसे भी हमको पता है कि जो धातु होते हैं उनके तो गुणधर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन को दान करने के, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करते हैं। तो यहां पर लिथियम क्या है? मेटल है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। तो विद्युत ऋणता लिथियम की सबसे कम, फ्लोरीन की ज्यादा, ठीक है। और देना है तो और भी आप दे सकते हो, ना मंगाए आलू सी पास्कल, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन की ज्यादा, फिर सल्फर की, इस तरीके से ऑर्डर कर देना। सबसे कम किसकी हो जाएगी? सोडियम की हो जाएगी, ठीक है। एक याद रखना भाई, बोरॉन, बोरॉन के बाद आपकी ज्यादा होती है किसकी? एल्यूमिनियम की, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी होगी? गैलियम की। तो अगर इसको मैं ऑर्डर को अरेंज करूं तो पहले तो किसकी होगी भाई? पहले किसकी होगी? पहले सबसे ज्यादा होगी आपकी बोरॉन की, फिर किसका नंबर आएगा? गैलियम का, और फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा? एल्यूमिनियम का आएगा। इस चीज को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इनको भी लिख लो भाई फटाफट एक बार, ठीक है, कर लोगे भाई। तो जितने प्रभावित करने वाले कारक थे और कुछ मोस्ट से आपको जो ऑर्डर थे वो मैंने आपको लिखा दिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद में आया होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद में आया है तो एक काम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन चीजों के नोट्स बनाओगे, और जहां भी मैं आपको बोलूं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या करोगे? हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखोगे। जो एग्जाम में पूछी जाती है वो बातों पर मैं विशेषतः लेक्चर में गौर देता हूं भाई, जोर डालता हूं, ठीक है ना। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।